है किसके लिए, एक्सटर्नल पैरासाइट के लिए। ठीक है, अगला देखेंगे हम अफीम। अफीम में एल्सिसिलिक, सेडेटिव और एरोमेटिक गुण होते हैं। ठीक है, एल्सिसिएटिव, सेडेटिव और एरोमेटिक गुण, यानी कि नार्कोटिक भी होता है। एल्सिसिएटिव का मतलब होता है नार्कोटिक, मतलब आप सोएंगे तो खूब अच्छी नींद आएगी। ठीक है, अफीम खाने के बाद जो काम करेंगे वो करते रहेंगे। एरोमेटिक आइल्स भी होता है इसमें, अफीम में। ठीक है, पॉपी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, पॉपी। पॉपी भी कहा जाता है। देखिए पॉपी दिखाते हैं आपको। इसकी खेती के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। ये देखिए ओपियम, इस तरीके से देखिए निकलती है अफीम। ये देखिए इसके ऊपर काट लगाया जाता है। ये अफीम है। ए लैंडमार्क प्रोजेक्ट डॉक्टर, ये किसी ने, डॉक्टर ने जो है इसके ऊपर कुछ काम किया होगा, उसी का नाम लिखा हुआ है। देखिए अफीम का ये बड़ है, अफीम है ये। ठीक है, इसके ऊपर ये इस तरीके से काट लगाया गया है ना, काला काला जो है, इसी के बाहर अफीम आके जमा हो जाती है एल्कलाइड्स के रूप में। ठीक है, एंसेंट फ्लावर, ये इसका फ्लावर है, देखिए। ठीक है, लेकिन ये देखिए ये इसकी जो बड़ होती है, इसी से सफेद सफेद बाहर की काट लगे हुए हैं, इन्हीं में अफीम आकर के कलेक्ट होती है। फिर इन्हीं को बाद में जब सूख जाता है तो निकाल लिया जाता है। यही होती है आपकी अफीम, ओपियम। ठीक है, चलिए आगे। तो ये अगला देखेंगे, अगला है बेलाडोना। ठीक है, एट्रोफा बेलाडोना होता है। बेलाडोना कंटालिका प्रजाति के पौधे की पत्तियों से प्राप्त होता है। ये किसका, कौन सी पत्ती, पौधे की पत्तियों से प्राप्त होता है, कंटालिका प्रजाति। देखिए बेलाडोना हम अभी दिखाएंगे आपको प्लांट। बेलाडोना, क्या दे रहा है, दिखा नहीं पा रहा है कंटालिका। ये तो बंद, ये इससे बेलाडोना प्राप्त होता है। ये कंटालिका पौधा है ना, ये कंटालिका प्लांट है। ये अपने यहाँ नहीं पाया जाता, ये अमेरिका का पौधा है कंटालिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में कंटालिका पौधा होता है, उसी में से बेलाडोना प्राप्त होता है। और बेलाडोना जो होता है, जैसे आपने बचपन में देखा होगा, आपके कान के नीचे तनबूजे में एक वो निकल आता था, सूजन आ जाती थी, मतलब ये ग्रंथियां जो होती हैं पैराटाइट्स से सूज जाती हैं, तो एक वो चिप्पा ऐसा लाते थे, उसमें कहते थे बेलाडोना है ये, उसको चिपका लेते फिर छोड़ देते थे, वो अपने आप जो है सही हो जाता था, उसको छुटा देते थे, तो वही बेलाडोना होता है। ठीक है, तो ये कंटालिका प्रजाति के पौधों की पत्तियों से प्राप्त होता है। इसे खांसी है ना, दर्द वाले फोड़े इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। जो फोड़े होते हैं, जिसे वो फोड़ा तो नहीं था लेकिन फिर भी सूजन थी, दर्द था, तो इसीलिए उसको लगा दिया, उसमें भी ये फायदा करता है। जैसे दर्द फोड़े उठते हैं तो उसमें भी उसको लगा दिया जाता है। खांसी वासी हो रही है तो इसको जो है दिया जाता है। इसकी टेबलेट्स भी आती हैं, मतलब पाउडर टाइप का आता है बेलाडोना का, तो वो भी खांसी वासी वगैरह हो रही है तो उसमें प्रयोग किया जाता है। कंटालिका पौधे से प्राप्त होता है। इसकी पत्तियों से प्राप्त एट्रोपिन एल्कलाइड्स अनेक रोगियों की औषधि है। इसकी पत्तियों से प्राप्त एट्रोपिन, हमने बताया ना, एट्रोपिन इसका जो होता है एल्कलाइड्स है। ये सब देखिए दवाएं जो है ज्यादातर एल्कलाइड्स हैं,
पौधे से प्राप्त हुई एल्कलाइड्स हैं। दवाएं जो हैं ज्यादातर एल्कलाइड्स हैं, ज्यादातर क्या है, एल्कलाइड्स हैं, एल्कलाइड्स। और ये जो है एल्कलाइड्स कहाँ से प्राप्त होते हैं, पौधों से प्राप्त होते हैं एल्कलाइड्स, ठीक है। एट्रोपिन एल्कलाइड्स होता है, ठीक है। तो अनेक रोगों की दवा होती है ये एट्रोपिन एल्कलाइड्स। तो यही बेलाडोना की पत्ती, जो कंटालिका पौधे है उसकी पत्ती से जो बेलाडोना प्राप्त होता है, यानी कि सूजन से भी हमें राहत प्रदान करता है, हमें खांसी में भी इससे फायदा होता है, और एट्रोपिन इसका जो होता है वो बहुत सारे रोगों में जो है हमें सुरक्षा प्रदान करता है, मतलब बहुत सारे रोगों से हमें बचाता है। ये है बेलाडोना, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अगला है देखिए कत्था। कत्था इसको कैटचू भी कहते हैं, कैटचू है ना, कैटचू कहा जाता है कत्थे को। यह है यूनकेरिया गैम्बियर, यह है यूनकेरिया गैम्बियर नामक पौधे से प्राप्त होता है। इसका प्रयोग अतिसार और पेचिस में किया जाता है। क्या अतिसार हो जाता है या पेचिस हो जाती है, ये याद रखिएगा कि अतिसार और पेचिस, इसको बहुत, कैटचू जो होता है ये किसमें प्रयोग होता है, अतिसार और पेचिस। पेचिस अगर हो जाती है तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, कैटचू का। यो यूनकेरिया गैम्बियर नामक पौधे से प्राप्त होता है, यूनकेरिया गैम्बियर, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं, अलसी का तेल परगेटिव के रूप में प्रयोग होता है, ये हम आपको बता ही चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है विद्यार्थियों, बुखार दूर करने के लिए चिरायता के पौधे का प्रयोग किया जाता है ना। अगर बुखार होता है तो बुखार को दूर करने के लिए चिरायता प्लांट, देखिए चिरायता प्लांट दिखाते हैं आपको कैसा होता है। ये है देखिए चिरायता, है ना। बुखार को दूर करने के लिए चिरायता पौधे की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है ना। तो हम अगर कहें कि इसमें एंटीबायोटिक गुण होते हैं अपने ही आप चिरायता, ठीक है, तो ये बुखार को क्या कर देता है, दूर कर देता है, यानी कि बुखार को कम करने के लिए चिरायता का प्रयोग किया जाता है, या खत्म करने के लिए। चलिए आगे देखिए। जमालगोटा, जमालगोटा उच्च स्तर का परगेटिव है ना। जमालगोटा का मतलब पहले शादियों में क्या होता था, कभी कभी जब लड़की पक्ष वाला जो है, लड़के पक्ष वाले आते थे शादी में, तो जब वो नाराज हो जाता था ज्यादा दान दहेज से, तो कहता था लड़के वाले ज्यादा दहेज मांग रहे हैं, और बहुत चीजें मांगते थे, तो फिर कहता था आना हमारे यहाँ, तुम्हारी हम जो है खातिरदारी करेंगे। खातिरदारी में वो क्या करता था, जैसे गर्मियों में बारात गई तो शरबत चलता है ना, और सर्दियों में गई तो चाय चलती है, तो शरबत में जो है जमालगोटा घोल के डाल देता है। अब जितने भी बाराती हैं उनको जो है सबक सीख जाता है, क्योंकि हाईली परगेटिव है ना ये, है ना, पेट खराब कर देता है तुरंत, तो ये स्थिति रहती है। जमालगोटा देखिए इसका बीज जो होता है कुछ काला और लाल करके होता है, देखिए दिखाते हैं। है ना, तो कभी भी किसी पे इतना ज्यादा विश्वास ना कर लेना। ये देखिए ये जमालगोटा, काला लाल वो घुमचुल होता है, वो जमालगोटा नहीं होता है, सॉरी, वो घुमचुल होता है। ये देखिए जमालगोटा है ना, अगर किसी को यूज करना हो कर सकता है। द वेरियस पार्ट ऑफ प्रोटोन कैगलियम शो स्ट्रॉन्ग परगेटिव एक्शन एंड देयरफॉर यूज फॉर कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में यूज होता है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है जब किसी के गैस बन जाती है, या फिर मतलब किसी का पेट साफ नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, गैस बन रही है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तब फिर क्या करते हैं, जमालगोटा का देखिए हाईली
लिखा हुआ है नॉन अबाउट हर्बल जमाल घोटा, हर्ब जमाल घोटा, घोटा लिखा हुआ है यहाँ पर, घोटा नहीं है ना। ये देखिए इस तरीके का फल होता है, इसको अगर हम शरबत में मिला दें तो कितने भी लोग हों जो है राइट टाइम हो जाएंगे। तो लिखा होता है द वेरियस पार्ट ऑफ प्रोटन टॉगलियम, द वेरियस पार्ट ऑफ प्रोटन टॉगलियम सो स्ट्रांग परगेटिव, देखिए स्ट्रांग परगेटिव लिखा हुआ है, स्ट्रांग परगेटिव एक्शन एंड देयरफॉर यूज फॉर कॉन्स्टिपेशन, यूज फॉर कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन के रूप में इसका यूज किया जाता है, यानी कि पेट सफा और हर रोग दफा वाली स्टाइल है इसकी जमाल घोटे की, है ना। कुछ लोग जो है अगर हल्के में ले रहे हैं उसे, फिर एक बार देख लीजिए, है ना। अगर हल्के में जमाल घोटे को लिया तो समझ लीजिए तुम जो है बच नहीं पाओगे। तो ये है, अगर कोई पशु आपका बहुत दिन तक जो है उसका पेट नहीं साफ हो रहा है, मतलब गैस बन जा रही है, गैस रुकी हुई है उसके पेट में, तो इसको जो है जमाल घोटा को अगर आप खिला देते हैं तो कॉन्स्टिपेशन करता है ये, मतलब जो है गैस वैस अगर उसमें है तो वो निकाल देता है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग परगेटिव के रूप में काम करता है जमाल घोटा, ठीक है। तो शादी विवाह में इसका प्रयोग पहले ज्यादा किया जाता था, अब नहीं होता, अब इसके ऊपर बैन है, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, बैन लगा दिया सरकार ने कि कोई भी इसका यूज नहीं कर सकता है, ये मनुष्य को जो है इतना ज्यादा बीमार कर सकता है कि उसकी जो है मृत्यु भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये है जमाल घोटा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, नेक्स्ट है पशुओं को औषधि देने के ढंग। अब देखिए बात आती है पशुओं को औषधि किस किस ढंग से दी जाती है। तो बहुत टाइप से औषधि पशुओं को विद्यार्थियों दी जाती है। तो सबसे पहले लोहे के रूप में, बाई बेरी। अब लोहे के रूप में क्या किया, जानवर है वो तो जानता नहीं क्या औषधि देना है, क्या हमें खाना है क्या नहीं खाना है, तो हमने एक आटा का गोला बनाया और उसमें हमने चुपके से अंदर 2-4 गोलियां ठूंस दी और उसको खिला दिया। उसने कहा मुंह आया, हमने अंदर डाल दिया, वो बेचारा खा गया। और जब गोली दबती है अंदर तो उसे टेस्ट खराब लगता है तो फूंकने का भी प्रयास करता है, लेकिन बेचारा क्या करे, उसके साथ मतलब धोखा करके जो है उसे खिलाई जाती है गोली। तो बाई बेली यानी कि लोहे के रूप में औषधि केवल बड़े पशुओं को, लेकिन छोटे वाले तो मान लो खाएंगे नहीं, लोही भी नहीं खाएंगे, वो तो थोड़ा वैसे होते हैं ना कि वो समझ जाते हैं कि इसमें कुछ आप जो है दे रहे हैं। और बड़े वाले लालच में आकर के क्या कर जाते हैं, इसको खा जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे। अगला है द्रव रूप में नाल या बोतल द्वारा, बाय ड्रेंचिंग। देखिए बाय ड्रेंचिंग मेडिसिन हम दिखाते हैं पशुओं को कैसे दी जाती है। ड्रेंचिंग में देखिए बहुत बढ़िया इसका चित्र नहीं आ रहा है। ये देखिए इस तरीके से दी जाती है। ये जैसे एक नाल लगा दी, इसके बाहर मान लीजिए कुछ जानवर हैं जो कोई चीज पिएंगे नहीं, और पिलाना तो है ही, मान लो दवा, आदमी हो तो बता दें कि दवा है भाई, कुछ तुम्हें फायदा करेगी इसलिए पी लो। और इसे हम बता नहीं सकते कि दवा तुम जो है जबरदस्ती पी लो, वो मानता नहीं है हमारी बात, तो जब मानेगा नहीं तो क्या करेंगे। ये देखिए बांस, ये देखिए बांस का बना हुआ है, एक उसका डंडा काट लिया बांस का, उसमें ऐसा एक तिकोना बना दिया इस तरीके के, और पशु का हल्का सा मुंह खोला, उसमें घुसेड़ दिया अंदर। देखिए ये अंदर चला गया और यहाँ से इसमें दवा डाल देंगे, सीधी इसके अमाशय में पहुंच जाएगी। देखिए यहाँ से खुला और फिर सीधा डायरेक्ट अमाशय में पहुंच गया। अब ये अमाशय में पहुंचने के बाद पलट भी नहीं पाएगा, ऐसे ये प्रयास करता है पलटने का लेकिन पलट नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये ड्रेंचिंग के द्वारा दवा दी जाती है पशु को। देखिए यहाँ पर ये वाला यंत्र जो है ना, ये लकड़ी का बना होता है, ये यहाँ पर लगा दिया मुंह में, ऊपर से दवा डाल दी तो अंदर पहुंच गई दवा एकदम, ठीक है। तो बाई ड्रेंचिंग। चलिए आगे देखते हैं। तो ये इसमें लिखा हुआ है
बैग में देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है द्रव रूप में नाल या बोतल द्वारा बाई ड्रेंचिंग। ठीक है, इस ढंग से प्रायः बड़े पशुओं को दवा पिलाई जाती है। नाल बांस या एल्युमिनियम की बनी होती है, ये बांस की बनी होती जो बांस होता है ना, खाने की क्रिया को एनीमा कहते हैं। तरल पदार्थों को मलाशय के रास्ते आंत में पहुंचाने की क्रिया को एनीमा कहते हैं। पशुओं को गिराने की सर्वोत्तम सबसे उत्तम विधि जो है परिवर्तित रिफ्यूज मेथड है ना। देखिए दिखाते हैं मॉडिफाइड रिफ्यूज मेथड। पहुंचाने की क्रिया को एनीमा साधारण रिफ्यूज मेथड के द्वारा देखिए यहाँ पर रस्सियां बांधी गई हैं, आगे बंधा हुआ तो गिराया जाता है। मॉडिफाइड रिफ्यूज मेथड में देखिए इसी साण को क्या करेंगे, एक इसमें जो है ये देखिए साण है ना, बुल है, और इसको क्या करेंगे, इसको एक यहाँ से रस्सी मारेंगे, एक यहाँ से ऐसी मारेंगे और रस्सी नीचे से पीछे निकाल देंगे और पीछे निकाल के खींचेंगे इसे जब ना तो ये गिर जाएगा। और इसे गिराते क्यों हैं, मजा में नहीं गिराते हैं, इसको दवा पिलाने के लिए या इंजेक्शन लगाने के लिए या बोतल लगाने के लिए, इसका ट्रीटमेंट करने के लिए गिराते हैं। वैसे नहीं कि मजा में गिरा दिया इसे, ऐसा नहीं किया जाता है। इसका या तो पैर हाथ में कोई चोट वोट लगी है उसको बचाने के लिए किया जाता है। तो देखिए एक ये है यहाँ पर रस्सी बांधी, एक यहाँ पर रस्सी बांधी और इसको नीचे से निकाल दिया इसको और पीछे से खींच दिया तो ये क्या करेगा, गिर पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को मॉडिफाइड रिफ्यूज मेथड कहा जाता है। आगे देखिए तो ये एनीमा द्वारा दवा, अब देखिए एनीमा द्वारा दवा बता चुके हैं, मलाशय के रास्ते आंत में जो है दवा पहुंचाई जाती है, सिरिंज डाल के आंत में पहुंचा देते हैं मलाशय से, तो क्या होता है एनीमा। चलिए आगे अगला विद्यार्थियों, अगला प्रश्न जो आपके सामने है, इसमें से एक प्रश्न यूपी कैडेट की परीक्षा में जरूर पूछा जाता है ना, इससे कोई भी बच नहीं सकता है इस प्रश्न से। तो ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको केवल रटना है। स्वस्थ पशुओं का तापक्रम, नाड़ी गति और श्वास गति। देखिए पशुओं का टेम्परेचर नापना होता है, कितना टेम्परेचर है या सामान्य टेम्परेचर कितना होता है वो तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद उसकी नाड़ी गति क्या है, श्वास गति क्या है। ठीक है, नाड़ी गति क्या है और श्वास गति क्या है। तो नाड़ी गति जो है हाथ से नापेंगे, नाड़ी से। अब देखिए श्वास गति और नाड़ी गति में तेज क्या होगा, तो तेज होगी आपकी जो है वो नाड़ी गति। ठीक है, ये 50 से 60 है भाई, यहाँ पर आप जो है लिखेंगे 50 to 60 है ना। नाड़ी गति जो होती है वो तेज होती है, आपने देखा होगा बहुत तेजी से चलती है नाड़ी, और सांस जो है वो धीरे धीरे चलती है। आप देखेंगे सांस जो है कुछ देर में ली जाती है, एकदम से नहीं ली जाती है,
और नाड़ी जो है लगातार उलती रहती है, ठीक है, मतलब कूदती रहती है ना, नाड़ी जो है लगातार कूदती रहती है और सांस जो होती है थोड़ी थोड़ी देर में ली जाती है। और टेम्परेचर तो ये विभिन्न पशुओं में विभिन्न होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गाय। तो गाय में अगर देखें टेम्परेचर गाय का जो होता है 101.3 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। श्वास गति जो होती है 15 से 20 प्रति मिनट होती है। और अगर नाड़ी गति की बात करते हैं तो 50 से 60 प्रति मिनट नाड़ी गति होती है। गाय में टेम्परेचर अगर देखें तो 101.3 डिग्री फ़ारेनहाइट, श्वास गति 15 से 20 प्रति मिनट और नाड़ी गति जो होती है 50 से 60 प्रति मिनट होती है। यानी कि 50 से 60 बार 1 मिनट में इसकी नाड़ी धड़कती है। और सांस जो है 15 से 20 बार 1 मिनट में धड़कती है, मतलब सांस लेते और छोड़ते हैं। वही स्थिति भैंस की लगभग होती है। टेम्परेचर भैंस का कुछ जो है गाय से कम होता है। भैंस का टेम्परेचर जो होता है वो 101.1 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, वहीं गाय का जो होता है 101.3 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। श्वास गति अगर इसकी हम देखेंगे तो 15 से 20 प्रति मिनट होती है और नाड़ी गति अगर देखेंगे तो 40 से 60 प्रति मिनट होती है, ठीक है। तो ये श्वास गति और नाड़ी गति की स्थिति हो गई। अगली बात करेंगे भेड़ की। तो भेड़ का टेम्परेचर जो होता है 102.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब देखिए टेम्परेचर भेड़ का इनसे अधिक है गाय और भैंस से। गाय का आपने देखा 101.3 है और भैंस का 101.1 है और भेड़ का देखिए 102.4 है। और भेड़ की यहाँ पर श्वास गति कम होती है ना, श्वास गति जो होती है वो कम है। देखिए इसकी 15 से 20 थी, भेड़ की 12 से 30 है। अधिक भी मान लें या कम मान लें, इसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा थोड़ा रहता है भेड़ की श्वास गति में। और नाड़ी गति इसकी इससे भी तेज होती है क्योंकि हीट है, मतलब गर्म ज्यादा है ये। देखिए गाय और भैंस की अपेक्षा गर्म कौन है? भेड़। और जब भेड़ ज्यादा गर्म है तो इसकी नाड़ी गति और श्वास गति भी ज्यादा इससे तेज होगी, ठीक है। इसके बाद बकरी की बात आती है तो बकरी जो है 103.7 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका इससे भी ज्यादा टेम्परेचर है ना, भेड़ से भी ज्यादा टेम्परेचर। लेकिन नाड़ी गति और श्वास गति वही रहती है, 20 से 30 श्वास गति है और 70 से 90 जो है वो नाड़ी गति है, ठीक है। अगली बात आती है सुअर की। ये सुअर का टेम्परेचर और भेड़ का टेम्परेचर बराबर होता है, लगभग 102.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब होता है ना, भेड़ का टेम्परेचर और सुअर का टेम्परेचर। अब देखिए श्वास गति इसकी जो होती है भेड़ सुअर की वो कम होती है ना, इसीलिए मोटा होता है। श्वास गति जिसकी अधिक होगी वो पतला हो जाए, ठीक है। तो नाड़ी गति प्रति मिनट जो होती है वो 70 से 80 होती है इसकी। श्वास गति जो होती है 10 से 17। नाड़ी गति भी कम होती है सुअर की और श्वास गति भी कम होती है, इसलिए मोटा हो जाता है। देखिए जो आदमी मोटा होगा उसमें एक कमी यही होती है कि उसकी श्वास गति सामान्य मनुष्य की अपेक्षा कम होती है, नाड़ी गति भी कम होती है। और सुअर देख लीजिए आप कैसा होता है, पतला। कोई सुअर देखा आज तक नहीं है, कोई सुअर आज तक जो है पतला नहीं मिला होगा। सारे के सारे सुअर जो होते हैं वो मोटे होते हैं, ठीक है, कोई सुअर पतला नहीं है। चलिए आगे देखिए, जो जंगली सुअर होता है और जो इस समय पालतू सुअर है उसमें क्या अंतर होता है? जंगली सुअर में मांस कम होता है लेकिन उसका मांस की क्वालिटी अच्छी होती है, और जो पालतू सुअर होता है उसमें मांस ज्यादा होता है। सुअर के कभी टक्कर लगे तो उसका कुछ होता नहीं है, क्यों? हड्डियां कम होती हैं, मांस ही सब झेल जाता है, उसका मांस दब जाता है, स्पंज समझिए, फिर फूल जाता है। वही स्थिति मतलब गोल मटोल हो जाएगा, अगर टक्कर लगेगी तो फिर भाग लेगा ना। और जो जिसमें हड्डी का फ्रेम होता है उसके चोट ज्यादा, जैसे घोड़ा है ना। अब घोड़ा के अगर एक बार गिर गया अगर रोड पे दौड़ते हुए तो समझ लीजिए हो सकता है टूट जाए हाथ पैर। घोड़े के हाथ पैर बहुत जल्दी टूटते हैं, जैसे समझिए ऊपर से आपने घड़ा फेंक दिया, घड़ा जैसे गिरा तो चकनाचूर हो जाता है। घोड़ा इसीलिए रोड पे ज्यादा दौड़ाना नहीं चाहिए। अगर गिर गया, समझ लीजिए गिर गया तो समझ लीजिए फिर उसका काम है हाथ पैर हड्डी। और एक खासियत होती है घोड़े में कि अगर कोई अंग उसका टूट गया तो उसका जीना फिर मुश्किल हो जाता है। वो जो है
इतना परेशान हो जाता है कि वो प्राण त्याग देता है। ये उसकी खासियत हो घोड़े की। अगर हाथ पैर टूट गया उसका, उठ ना पाया 2-3 दिन, तो घबरा जाता है इतना ज्यादा कि अब हम क्या करेंगे, है ना। तो हाथ पैर जो है त्याग छोड़ देता है, शरीर छोड़ देता है। और रेस तो देखिए, अगर दौड़ने की जब बात आती है तो घोड़ा का ही चिन्ह लिया जाता है, शेर या घोड़े का। देखिए, घोड़ा जो है शेर से भी तेज दौड़ सकते हैं। क्यों? शेर जो है दौड़ता तो तेज है, लेकिन उसकी रेंज बहुत ज्यादा नहीं है। वो जो है दौड़ेगा 500 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, इतना दौड़ के रुक जाएगा, एकदम स्पीड पकड़ता है। और घोड़ा जो है लंबा धावक होता है। घोड़ा चला जाएगा आपका 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दौड़ते हुए उसी रेंज से, है ना। और शेर जो है इसीलिए उसका पीछा करता है छुप के, बैठ के। इसीलिए वो सोचता है कि जितना निकट आ जाए, अगर इसने रेंज बना ली, अगर रेंज बना ली घोड़े और हिरन ने, तो फिर शेर उसे कभी पकड़ नहीं पाएगा, आजीवन लगा रहे। क्योंकि ये जो है लंबी रेस के घोड़े होते हैं। एक बार घोड़ा और ट्रेन की भी रेस कराई गई थी एक जगह पर, 34-35 किलोमीटर की दूरी थी। तो किसी व्यक्ति ने अपने घोड़े के कह दिया कि ये जो है ट्रेन से आगे निकलेगा। आज की बात नहीं है, ये समय ट्रेन की चालें जो है 60, 70, 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से होती थी। आज वाली नहीं, आज जो है दौड़ा दो, है ना, वंदे भारत एक्सप्रेस 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो फिर तो बेचारा घोड़ा दौड़ ही नहीं पाएगा। वंदे भारत तो 180 पे दौड़ती है, वो बात नहीं है। लेकिन उस समय 70-80 की स्पीड पे, जब ट्रेनें 80 की स्पीड बहुत ज्यादा होती थी, तो 35 किलोमीटर की दूरी में घोड़ा जो है लगभग 100 से 200 मीटर पहले पहुंचा था ट्रेन से, लेकिन वहीं पहुंचने के बाद एक्सपायर हो गया। यानी कि उसकी आप रेस समझिए, ट्रेन जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है और घोड़े ने उसको जो है पीछे कर दिया। ठीक है, तो घोड़ा इतना लंबा 35 किलोमीटर की दूरी पर 80 की स्पीड से दौड़ता चला गया। तो घोड़े की क्षमता बहुत होती है, स्टेमिना बहुत होती है, इसीलिए कोई स्टेमिना वाली चीज होती है उसमें घोड़ा छपा रहता है ना, कि ये ताकतवर चीज है ना। चलिए आगे देखते हैं, ऊंट, कैमल। अब देखिए, इन महाराज को देखेंगे तो टेम्परेचर इनका बहुत कम है, और उसके बाद नाड़ी गति और श्वास गति और ज्यादा कम। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा सांसें लेगा तो फिर उतनी पानी की आवश्यकता पड़ेगी, और पानी ये ज्यादा कहता है हमें चाहिए नहीं तो रेगिस्तान में कैसे जीवित रहेगा। तो 5 से 12 जो होती है श्वास लेता है प्रति मिनट, बहुत कम सांस लेता है। और नाड़ी गति इसकी होती है 30 से 40 प्रति मिनट होती है। ये हो गई इसकी नाड़ी गति। इसके बाद मानव की बात करते हैं, तो मनुष्य में अगर हम देखें 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है। 10 से 12 जो होती है ये श्वास गति, 10 से 25 श्वासें जो है 1 मिनट में मनुष्य की आती हैं। 10 सांसों से लेकर के 25 सांसें आती हैं। और उसके बाद 60 से 90 जो होती हैं इसमें, वो नाड़ी गति होती है। 60 से 90 बार नाड़ी जो है, वैसे एग्जैक्ट में लगभग 72 बार बिल्कुल स्वस्थ मनुष्य की बताई गई है कि 72 बार अगर एक मिनट में नाड़ी धड़कती है तो वो बिल्कुल स्वस्थ है। ठीक है, लेकिन ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, इतना है तब भी ठीक है। अगर इससे कम ज्यादा होती है या बिल्कुल बंद हो जाती है, तो बंद की स्थिति में समझिए जो है पधार गया वो दुनिया। अगला है मुर्गियां। अब देखिए, इनकी ज्यादा होगी क्योंकि मुर्गियां जो होती हैं टेम्परेचर हाई, और इतना टेम्परेचर अगर लो कर देंगे नाड़ी गति श्वास गति तो ये जीवित नहीं रहेंगे। तो बहुत तेज, देखिए टेम्परेचर 107.1 डिग्री फ़ारेनहाइट, और श्वास गति और नाड़ी गति देखिए इसकी, ये श्वास गति है 15 से 28 श्वास है, और ये नाड़ी है। ठीक है, 120 से 140 नाड़ी गति होती है प्रति मिनट, 120 से 140। इसके बाद कुत्ता अगर देखते हैं आप, डॉग, तो डॉग में आप देखिए 101.8 टेम्परेचर है इसका, नाड़ी गति और श्वास गति, है ना। श्वास गति है 15 से 25 और नाड़ी गति है 80 से 100। यानी कि कुत्ते की भी तेज है, और कुत्ते से तेज बिल्ली की है, इसीलिए कुत्ता बिल्ली को पकड़ नहीं पाता है।
जिसकी नाड़ी गति ज्यादा तेज होगी वो एक्टिव ज्यादा होगा, बताया है ना हमने। और जिसकी नाड़ी गति थोड़ी स्लो होगी वो थोड़ा पैसिव होगा। पैसिव का मतलब थोड़ा स्लो होगा उससे। देखिए बिल्ली जो होती है बहुत तेज होती है, कुत्ते से तेज होती है, लेकिन लंबी धावक नहीं होती है बिल्ली। कुत्ता इसीलिए अगर रेंज मिल गई कुत्ते को पकड़ाने की, दौड़ाने की, तो कुत्ता पकड़ लेगा बिल्ली को। और अब तो खैर दूसरा जमाना आ गया है, कुत्ता और बिल्ली दोनों मिलके एक बर्तन में खाना खाते हैं, शहरों में हमने देखा है ऐसा। और कुत्ता जो है वो बिल्ली से डरता भी है, ये भी स्थिति है। बिल्ली जो है अगर उसे दबट देती है तो कुत्ता जो है अपना चला जाता है, और दोनों एक ही बर्तन में खाना खाते हैं। ये स्थिति आगे मतलब शांति का प्रतीक है, समानता बड़ा ज्यादा जानवरों में भी हो गई। सोचते हैं चलो लड़ाई दंगा न किया जाए, शांति से रहें। लेकिन गांव के कुत्ता बिल्लियों में बहुत दुश्मनी थी, ऐसी रहती थी। छोटे पे आपने देखा होगा, अगर बिल्ली दिख गई तो कुत्ता जो है खदेड़ के पकड़ लेता था, और पेड़ पे चढ़ जाए बिल्ली तब भी नीचे मुंह बाए खड़ा रहता था कि कितने टाइम उतरेगी। और अब चूहा बिल्ली में भी उतना ज्यादा जो है दुश्मनी नहीं रही, उनमें भी दोस्ती का बड़ा माहौल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिल्ली का जो है टेम्परेचर 101.3 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसकी श्वास गति जो होती है 18 से 25 होती है। नाड़ी गति जो होती है थोड़ा कुत्ते से तेज होती है। ठीक है, चलिए डेयरी जनन तंत्र। देखिए डेयरी जनन तंत्र का मतलब है कि डेयरी पशुओं के जो जनन तंत्र होते हैं उसके विषय में भी हल्का फुल्का ज्ञान आपको होना चाहिए, बहुत ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। कल की क्लास में जो है हम इसमें से जो भी रह गया है वेटरनरी का और इसमें डिजीज का वो भी कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद डेयरी साइंस शुरू करेंगे। तो इसमें बता दें हम कि डेयरी में जो डेयरी जनन तंत्र है इसमें जो है मेल है फीमेल है, दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विषय में बताना है हमको। तो देखिए मेल का जो प्रमुख जनन अंग होता है वो होता है टेस्टिस, और फीमेल का प्रमुख जनन होता है वो होती है ओवरी। ये आपको बिल्कुल याद रखना है विधिवत तरीके से। मेल का प्रमुख जनन अंग होता है टेस्टिस, और फीमेल का प्रमुख जनन अंग होता है उसको कहते हैं ओवरी। ठीक है, टेस्टिस और ओवरी। ठीक है, अब टेस्टिस से क्या निकलता है, स्पर्म, ओवरी से निकलता है ओवा। दोनों के फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो बन जाता है और नई संतति की जो है प्राप्ति होती है। तो नर का प्रमुख जनन अंग टेस्टिस होता है। ठीक है, टेस्टिस, ये सी नहीं है, टेस्टिस होता है। वृषण कोष में तापमान शरीर के तापमान की अपेक्षा 5 से 7 डिग्री कम होता है, जो कि शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है, एक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए वृषण का तापमान जो होता है वो स्क्रोटम जो होता है वो शरीर के तापमान से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। यानी कि इसीलिए ये शरीर से बाहर रखा जाता है कि शरीर का तापमान जो होता है, आपने देखा होगा अगर कोई भी चीज का मांस अगर आपने छुआ हो, बकरे का, मुर्गे का, कभी किसी ने छुआ हो, तो नहीं छुआ मुझसे ये नहीं करे कि छू लेना जाके, अगर किसी ने छुआ होगा तो ये देख रहा होगा गर्म होता है। आदमी का शरीर भी अगर काट के देखा जाए तो गर्म निकलेगा, है ना। वातावरण के टेम्परेचर से बॉडी जो होती है हीट होती है, इसीलिए सर्दियों में आप मुंह से भाप निकालते हैं तो बड़ा मजा आता है, वो गर्म होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि उस टेम्परेचर पर स्पर्म जो है वो जीवित नहीं रहेगा जो शरीर का टेम्परेचर है, इसीलिए शरीर के टेम्परेचर से टेस्टिस को बाहर रखा जाता है कि वातावरण के टेम्परेचर में रहे, और शरीर के टेम्परेचर में अगर रहेगा तो उसकी मौत हो जाएगी, तो इसीलिए इसको जो है बाहर रखा जाता है। ठीक है, शरीर का टेम्परेचर ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। चलिए आगे, निर्माण नहीं होता इसका। अगला है वृषण में लेडिंग सेल्स द्वारा नर सेक्स हार्मोन उत्पादित होता है, उत्पन्न होता है, जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। देखिए टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये नर हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये मादा हार्मोन है। तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है इसी की वजह से नर जो है नर की तरह बिहेव करता है, नर की तरह उसमें दाढ़ी निकलती है, उसकी आवाज भारी होती है, वो नर की तरह ही काम करता है। तो ये कार्य जो होता है वो किसके द्वारा होता है, वो होता है आपके टेस्टोस्टेरोन की वजह से। किसके कारण होता है, टेस्टोस्टेरोन, स्टेरॉन होता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है
उसी की वजह से नर में बाल और आवाज में भारीपन इत्यादि जो है टेस्टोस्टेरोन के कारण विकसित होता है। प्रोजेस्टेरोन जो होता है फीमेल हार्मोन होता है। चलिए आगे देखते हैं। आवाज में भारीपन इत्यादि जो है टेस्टोस्टेरोन के कारण विकसित होता है। प्रोजेस्टेरोन जो होता है फीमेल हार्मोन होता है। इसको समाप्त करेंगे, फिर डेयरी साइंस आपकी जो है नेक्स्ट क्लास से शुरू की जाएगी। चलिए अब इसके बाद आप बायो की क्लास पढ़ेंगे थोड़ी देर में।